Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to channel Tipu Info. Today our topic is barbiturates and buspirone. Barbiturate and buspirone दो ड्रग्स हैं जो कि हमारे CNS ड्रग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, यानी CNS सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और इन ड्रग्स को हम कहते हैं एनेक्सियोलेटिक एंड हैपोनेटिक ड्रग। ठीक है, हैप्नोटिक ड्रग्स, ये क्या है ना, एनेक्सियोलेटिक और हैप्नोटिक ड्रग, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनेक्सियोलेटिक का मतलब है कि किसी फेयर्स को ख़त्म करने के लिए, इसकी डर को ख़त्म करने के लिए, और हैप्नोटिक का मतलब होता है स्लीप डिस्टर्बेंस में ये इस्तेमाल होती हैं, या फेयर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों ड्रग जो हैं क्या है, हमारे CNS के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। और ये क्या इफ़ेक्ट करती हैं, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा शामिल है इन दो ड्रग्स के थेरापेटिक यूजेस, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ठीक है, लेक्चर 15 है, इससे पहले हम 14 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चैनल के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट के ऊपर आप फार्माकोलॉजी का टॉप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आप फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से तमाम लेक्चर जो है सुन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है बारबेचुरेट्स। बारबेचुरेट्स क्या होते हैं? दे आर इंटरेक्ट विद गाबा रिसेप्टर विच इन्हांस गाबार्जिक ट्रांसमिशन। यानी बारबेचुरेट्स हमारे जैसे इससे पहले हमने पढ़ी थी एक ड्रग बेंजोडाइजिपाम, वो भी गाबा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके गाबा रिसेप्टर की जो एक्टिविटी होती है उसको इन्हांस कर देते हैं। गाबा रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, यानी हम जब बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो एक्साइटमेंट हो जाती है और एड्रीनलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है, तो गाबा रिसेप्टर उस एक्साइटमेंट को नॉर्मल करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अगर गाबा रिसेप्टर भी उसको कंट्रोल ना कर सकें तब हम इस तरह की ड्रग लेते हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। तो उसमें जो है बारबिचुरेट्स आ जाती है। बारबिचुरेट्स भी गाबा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होकर उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करती है ताकि वो बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको नॉर्मल लेवल पर ले आएँ और जो है हमारे जिस्म के अंदर फेयर या एनेक्सिटी या परेशानी को ख़त्म करें। ठीक हो गया। तो बारबिचुरेट्स क्या हैं, ये जो है ना इनका काम है, ये होता है प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। क्लोराइड चैनल ओपनिंग का जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा लंबा करना। क्लोराइड चैनल बेसिकली हमारे ऐसे चैनल हैं, जब क्लोराइड चैनल बंद होते हैं तो हमारी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, बारबिचुरेट्स क्लोराइड चैनल को ओपन रखते हैं, ज़्यादा लंबे अरसे तक ओपन रखते हैं ताकि हमारे मसल रिलैक्स हो जाएं और हम जो है डिप्रेशन सिचुएशन से निकल आएँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे जो CNS का डिप्रेस हो चुका होता है, हम जो है किसी एंग्जाइटी परेशानी या फेयर में चले गए होते हैं, तो वो क्लोराइड चैनल के बंद होने की वजह से होता है। तो जब हम बारबिचुरेट्स एडमिनिस्टर करते हैं या पेशेंट एडमिनिस्टर करता है तो इस क्लोराइड चैनल जो है ओपन रहते हैं और हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो बॉडी टू कन्वर्ट इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जब क्लोराइड आयन बंद होते हैं तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि हम बहुत ज़्यादा फेयर का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो ये इसका काम होता है बारबिचुरेट्स का। ठीक है, उम्मीद है आपको बारबिचुरेट की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बारबिचुरेट्स के जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, के बारबिचुरेट जिस्म के किन किन हिस्सों पर जाके अमल करती है। तो बारबिचुरेट सबसे पहला काम क्या करती है, CNS डिप्रेसेंट है। CNS को डिप्रेस करती है, यानी CNS की जो एक्टिविटी है उसको जो है, हमारा जो CNS बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं हम, तो उस CNS को डिप्रेस करना ताकि हम या पेशेंट जो है जो उसको जो एनेक्सिटी क्रिएट होगी है वो ख़त्म हो जाए और वो काम सिचुएशन में आ जाए, सुकून की हालत में आ जाए। ठीक है, पहली बात है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, CNS डिप्रेशन ऑफ CNS at low dose it have a calming effect and reduce the excitement. At high dose it cause hypnosis.
hypnosis or loss of sensation and extra large dose cause coma and death and every action depend on its dose। तो इसमें सीनस डिप्रेशन में ये बात लिखी हुई है कि जब हम इसको कम मकदार में लेते हैं तब तो ये हमारे जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद होती है, एक्साइटमेंट को कम करती है और कामिंग इफ़ेक्ट यानी हम सुकून की हालत में आ जाते हैं। जब हम इसको हाई डोज में लेते हैं तो हाई डोज डेंजरस होती है। किस तरह डेंजरस होती है? इट कॉज हैप्नोसिस। हैप्नोसिस का मतलब है कि हम ज़बरदस्ती नींद की हालत में चले जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन हमारी या पेशेंट की सेंसेशन जो है ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको हाई डोज में लें। और अगर एक्स्ट्रा हाई डोज में लें यानी बहुत ज़्यादा इसकी डोज खा लें जो कि जिसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, तो एक्स्ट्रा जो डोज होती है वो आपको या पेशेंट को कोमा के अंदर और डेथ सिचुएशन में लेके जा सकती है। ठीक है ना। एवरी एक्शन डिपेंड ऑन इट्स डोज, यानी जो बार्बिचुरेट्स का जो भी एक्शन होता है, चाहे वो आपका कामिंग इफेक्ट हो, रिड्यूस एक्साइटमेंट हो, या हैप्नोसिस में लेके जाना हो, या कोमा या डेथ, जिस फेज में भी बार्बिचुरेट्स का एक्शन जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसकी डोज के ऊपर कि आपको उसकी कितनी डोज ले रहे हैं। क्या आप आइदर नॉर्मल डोज ले रहे हैं, लो डोज ले रहे हैं, या एक्स्ट्रा लार्ज हाई डोज ले रहे हैं, तो उसका जो है जिस तरह आप डोज लेंगे उसी तरह उसका इफेक्ट भी आएगा। तो डोज के ऊपर उसका एक्शन डिपेंड करता है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि इसका जो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन के ऊपर। रेस्पिरेटरी यानी हमारा जो सांस का निज़ाम है, रिस्पायरेटरी से कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसको जाके इसने डिप्रेस कर देना होता है। यानी पहली बात है लो डोज में तो ठीक है, हाई डोज में लेंगे तो एक्स्ट्रा डिप्रेस होने की वजह से सांस बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कीमो रिसेप्टर होते हैं लंग्स के वो भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ जाएंगे, तो इट मे कॉज टू डेथ। तो रिस्पायरेटरी डिस्प्रेशन में क्या होता है, बार्बिचुरेट्स को अगर हम बार्बिचुरेट्स क्या करती है, सप्रेस दी हाइपोक्सिक्स एंड कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये हाइपोक्सिक्स यानी जो ऑक्सीजन की कमी होती है जिस्म के अंदर, उसको ये ख़त्म करती है, कम शो कराती है, यानी ऑक्सीजन की कमी को ये नॉर्मल लेके आती है। एंड कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स के जो रिसेप्टर्स हैं उसको हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं, जो उसको भी सप्रेस करती है, यानी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। ये तो होगी उसकी नॉर्मल डोज की हद तक। अगर हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज डोज लें या हाई डोज लें तो क्या होती है, कंप्लीट रिस्पिरेटरी सप्रेशन, यानी हमारे पूरा ही रिस्पिरेटरी सिस्टम को वो सप्रेस कर देगी। सप्रेस का मतलब है कि उसको डिप्रेस करके रख देगी और जिससे हमारा सांस भी बंद हो जाएगा और पेशेंट में कॉज टू डेथ। ठीक हो गया। तो ये दो इसके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिप्रेशन ऑफ सीएनएस एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थेरापीटिक यूज ऑफ बार्बिचुरेट्स। थेरापीटिक यूज ऑफ बार्बिचुरेट्स में हमारा आ जाता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, किन बीमारियों में या किस जगह पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं बार्बिचुरेट्स को एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया में क्या इस्तेमाल होता है, इट्स यूज डिपेंड ऑन डिजायर्ड एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एनेस्थीसिया। यानी एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि हमें डिज़ायर्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए होते हैं, यानी जितनी देर का आप एनेस्थीसिया में पेशेंट को लेके जाना चाहते हैं। यानी एनेस्थीसिया हम कब करते हैं, जब पेशेंट की सर्जरी करनी होती है या ऑपरेशन करना होता है, तब हम एनेस्थीसिया की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरह की एनेस्थीसिया कंडीशन होगी, यानी कि आप या पेशेंट जो है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए किसी भी एनेस्थीसिया सिचुएशन में जा रहा है, तो उस हिसाब से बार्बिचुरेट्स की हम डोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थियोपेंटाल एक बार्बिट्रेट्स की टाइप है, थियोपेंटाल एक ड्रग का नाम है, वो इस्तेमाल होती है अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड ऑफ एनेस्थीसिया वाया आईवी इंट्रावेनियसली। यानी इंट्रावेनियसली हम थियोपेंटाल को इंटर करते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसका एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड। यानी अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि लेस देन 1 आवर, यानी इसका पीरियड जो है 1 घंटे से कम होता है। तो इसी तरह जितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें चाहिए होता है एनेस्थीसिया में, उस हिसाब से इसकी डोज इस्तेमाल करते हैं बार्बिचुरेट्स की। तो पहला थेरापेटिक यूज़ क्या है इसका एनेस्थीसिया में। दूसरा क्या है, एंटी कन्वालेसेंट। एंटी कन्वालेसेंट को आप कह सकते हैं कि मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ना, उसको सीजर्स भी कह सकते हैं। एंटी कन्वालेसेंट में भी इस्तेमाल होती है बार्बिचुरेट्स।
को इट यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म सीजर्स, एपिलेप्टिस, इक्लेम्सिया। यानी सीजर्स यानी मिर्गी दौरे जो पड़ते हैं उसको सीजर्स कहते हैं। एपिलेप्टिस यानी मिर्गी वगैरह जो होती है उसकी जो एपिसोड्स आती हैं। इक्लेम्सिया की बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं बारबिचरेट्स को। इक्लेम्सिया क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ये इक्लेम्सिया होता है जिसके अंदर जो है जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक हाई हो जाता है, तो जिससे वो अब नॉर्मल सिचुएशन में चली जाती है, उसका CNS बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। उस सूरत में भी हम बारबिचरेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो तब भी हम ये बारबिचरेट्स एज ए एंटी कन्वलेसेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो थर्ड जो इसका थेरेपेटिक यूज़ है वो एनेक्सिटी में। एनेक्सिटी क्या होती है कि आप परेशानी बहुत ज़्यादा हद तक अपने जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, तो उसको हम एनेक्सिटी कहते हैं। तो बारबिचरेट्स यूज टू रिलीव एनेक्सिटी, नर्वस टेंशन एंड इंसोम्निया। यानी एनेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, नर्वस टेंशन और इंसोम्निया यानी नींद की कमी को भी पूरा करने के लिए बारबिचरेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी आ जाएगी फार्माकोकाइनेटिक्स। जो भी हम ड्रग पढ़ रहे हैं अभी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक इसकी बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो भी आपने पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर जो आपके ड्रग्स आ जाए, तो उसको आपने पहले तो उसको डिफ़ाइन करना होता है, उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और थेरेपेटिक यूज़ के बाद आपने उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स लिखनी है और फार्मोडायनामिक्स लिखनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब ये होता है कि जो जिस्म है, जो बॉडी है, वो ड्रग के साथ क्या करती है, यानी ड्रग को किस तरह एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीट करती है, तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्माडायनामिक्स का दूसरा नाम है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट भी आपने बताना है कि इस दवाई का बॉडी के ऊपर क्या असर हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या आए हैं, कि हमने दवाई खाई है कुछ अर्से बाद हमें ये साइड इफेक्ट आए हैं, उसको फार्माडायनामिक्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, आप जो भी ड्रग डिफाइन कर रहे होंगे, इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ रहे हैं बारबिचरेट्स के फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है बारबिचरेट्स के? इट्स अब्जॉर्ब ऑरली एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी ये हम ऑरली लेते हैं, बाई माउथ लेते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है। यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को वही ड्रग क्रॉस करेगी जो डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, यानी जो पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आसानी के साथ, तो वही ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इजीली CNS के ऊपर एक्सेस करके उसको स्टिमुलेट या डिप्रेस कर सकती है। ठीक है। इट मेटाबोलाइज इन लीवर, यानी ये लीवर के अंदर मुकम्मल तौर पर मेटाबोलाइज हो जाती है, हल हो जाती है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी तो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है। ठीक है। और अगर जो ड्रग नहीं मेटाबोलाइज हुई, यानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, नॉट एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज आर एक्सीडेड इन यूरिन, यानी जो अनमेटाबोलाइज ड्रग होगी वो यूरिन के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये होगी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का दूसरा नाम है फार्मोडायनामिक्स। तो फार्मोडायनामिक्स को आपको पता है कि इसके बॉडी के ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं या साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जिसको हम फार्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो बारबिचरेट्स के ये इफेक्ट होते हैं, इससे ड्राउजीनेस आ सकती है, यानी गनूदगी आपके ऊपर तारी हो सकती है, एम्पायर्ड कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन जो है फोकस नहीं हो पाती, यानी ज़्यादा देर तक आप एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे। इस बारबिचरेट्स के ये साइड इफेक्ट हैं। दूसरा जो है मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस हो सकती है, यानी आपको जहनी और जिस्मानी तौर पर आप सुस्त और काहली का शिकार हो सकते हैं, या पेशेंट्स हो सकता है। तो एंग्जायटी, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये तमाम भी इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। और अगला है ओवर डोज ऑफ दी फॉर मैनी डिकेट्स में कॉज डेथ। जो इसका सबसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसकी ओवर डोज लेते रहें कई दहाइयों तक, तो ये डेथ का वजह भी बन सकती है बारबिचरेट्स। तो आपने क्या करना है, जो भी ड्रग लेनी है उसको विद दी कंसल्टेशंस या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर के साथ इस्तेमाल करनी है। उसको ओवर डोज चली गई तो भी डेंजरस है, लेस डोज चली गई तो भी डेंजरस है। तो आपने नॉर्मल डोज लेनी है जो कि सजेस्ट करेगा आपको डॉक्टर। एक ड्रग रह गई है जो एनेक्सियोलिटिक और
हेप्नोटिक ड्रग है उसका नाम है बसपुरन। बसपुरन ये अदर एनेक्सोलिटिक ड्रग है, ठीक होगी। तो इस बसपुरन का काम क्या होता है, इट्स यूज इन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये मतलब कि किसी चीज़ का डर जहन में या माइंड में बैठ जाना, कि किसी चीज़ का डर आपके दिमाग में बैठ गया है, फर्ज करो कि एग्ज़ाम का डर आपके माइंड में बैठ गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, या रिज़ल्ट का या डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में किसी चीज़ का डर बैठ जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनेक्सिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए बसपूरन इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। तो इसका ये छोटा सा इस्तेमाल है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि बसपूरन जो है कॉमन एडवर्स ये हैं कि ये इस्तेमाल होती है कहाँ पर, हैंड एक्ट में, सर दर्द में, डेजीनेस में और नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। तो ये इसका इस्तेमाल है। तो लास्ट में आपका इस हर लेक्चर के आखिर में आपका टेस्ट लिया जाता है, ताकि आपको पता चल सके मुझे कि आप कितना इस अंडरस्टैंड कर सके हैं। तो इस टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा और मुझे अपना आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन ये है कि थियोपेंटाल इज़ यूज फॉर, थियोपेंटाल किस लिए इस्तेमाल होती है, ये क्या ये शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स है, लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स है, मिल्ड सेडेटिव के लिए इस्तेमाल होती है, या तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल है। इनमें एक ऑप्शन सही है, तो वो आपने मुझे अपना आंसर करना है और अपने आप को जज करना है कि आप कितना इसको समझ सके हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट फ्यूचर में हम जो है इस जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सीनियर स्टिमुलेंट। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हो सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने पेपर की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे सीनियर स्टिमुलेंट ड्रग। सीनियर स्टिमुलेंट में जो अब आ जाती हैं कोकीन और हेलुसिजन ड्रग, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।